हाय एवरीवन, इन दिस लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स का चैप्टर। ये भी हाइपरटेंशन के अंदर भी यूज़ होते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर भी यूज़ होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं। डायूरेटिक्स का चैप्टर नंबर 18 है लिपिनकोड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका इंट्रोडक्शन होगा कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो जो डायूरेटिक्स होते हैं ये आपकी जो यूरिन की फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं। जो आपका सोडियम या जो पोटेशियम क्लोराइड डिफरेंट आयंस हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्ट और जो वाटर है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, मींस के यूरिन की फॉर्म के अंदर बॉडी से बाहर जाते हैं। तो जो सोडियम सॉल्ट का लेवल है उसको भी यूरिन में बढ़ाया जाता है। डायूरेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं कि सोडियम का लेवल ज़्यादा करते हैं उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक कर। तो सोडियम या जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो यूरिन में ज़्यादा होती है, तो फिर वाटर भी, जहाँ पे सॉल्ट वहीं पे वाटर, तो वाटर भी बॉडी से बाहर जाता है। तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, आउटपुट ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वो डायूरेटिक्स का काम होता है। डायूरेटिक्स जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं डायूरेसिस। कि आपका जो वाटर है और जो आपके सॉल्ट्स हैं वो यूरिन में ज़्यादा जाएंगे, एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होगा और आपको हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये डायूरेटिक्स का सिंपल एक इंट्रोडक्शन है कि डायूरेटिक्स हैं क्या। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं उसमें क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, इंडेपामाइड और डिफरेंट जो है वो क्लोरथैलिडोन भी आ जाती है। इसके बाद लूप डायूरेटिक्स आते हैं, एथाक्रानिक एसिड, फिरोशिमाइड, टॉर्शिमाइड, ब्यूमेटानाइड। तो ये लूप डायूरेटिक्स हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पोटेशियम को बचाते हैं एक्सक्रीट आउट होने से, इसलिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग कहते हैं। इनका आगे हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी ये है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। तो पोटेशियम को बचाने के लिए बचाने वाले जो डायूरेटिक्स हैं ना वो दो तरह से काम करते हैं। एक वो हैं जो एल्डोस्टेरोन को एंटागनाइज करते हैं, ठीक है, वो आपके ये दो हैं जो एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करते हैं, एप्लेरिनोन और स्पाइरोनोलैक्टोन। और कुछ ऐसे हैं जो ENaC एपिथेलियम सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ENaC ENaC। वो कौन से हैं? वो ट्राईएम्टिरिन और एमिलोराइड हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग के अंदर जो ड्रग्स हैं उनका भी मैकेनिज़्म के लिहाज से दो तरह से हैं। ट्राईएम्टिरिन और अमीलोराइड का एक अलग मैकेनिज़्म है और एप्लेरिनोन और स्पाइरोनोलैक्टोन का एक अलग मैकेनिज़्म है। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आते हैं जिसमें एसिटाजोलामाइड है, और फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, इसका क्या काम होता है और इसको इनहिबिट करके हमें क्या होगा वो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल और यूरिया होते हैं। इनका भी जो काम है और जो मैकेनिज़्म है वो हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल सेंस में इसको देखें कि जो आपका नेफ्रॉन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन किस चीज़ की होती है। तो डायूरेटिक्स क्योंकि नेफ्रॉन के लेवल के ऊपर, किडनी के लेवल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें उसको समझना ज़रूरी है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आपके जो ग्लूकोज है, बाइकार्बोनेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और जो अदर मेटाबोलाइट्स हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब होते हैं। प्लस सोडियम भी वहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होता है।
और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से सिक्रीशन किस चीज़ की होती है, जो आपका यूरिन है उसके अंदर वो ऑर्गेनिक एसिड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनके ज़रिए से भी जो एसिड्स और बेसिस हैं वो आपके यूरिन में आते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से। देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले आपका आता है, जिसकी डायूरेटिक्स के लिहाज से किसी डायूरेटिक का वहाँ पे एक्शन नहीं है, बट जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं ना वो अपना वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के अंदर। जो हमें मेनली हमारा जो काम आएगा वो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के अंदर आएगा, ठीक है, जहाँ पे लूप डायूरेटिक्स अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं वो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के रीजन के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में वैसे जो फिजियोलॉजी है वो क्या है कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्टर। ये इन तीनों को, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता है यहाँ पे, ठीक है। 25 to 30% जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, Na और Cl, वो यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब होता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से। और असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो मेजर साइट है सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन की, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर है वो आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टर है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा जो ट्रांसपोर्टर है वो सोडियम Cl है। MCQs है कि लूप ऑफ हैनले के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो उसका आंसर है सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्टर। कि एक एक मॉलिक्यूल अगर सोडियम पोटेशियम का है तो 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड के हैं। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम क्लोराइड, सिंपल सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, इसमें पोटेशियम या 2Cl या इस तरह का नहीं है। डिस्टल में सिर्फ सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है। प्लस इसमें क्या है कि कैल्शियम भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होती है। उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन का भी अपना एक्शन होता है, रेगुलेशन करता है ये। तो ये इसका काम क्या होता है, कैल्शियम को वहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाना, दोबारा ब्लड में लेके जाना, ठीक है, ब्लड में भेजना। देन लास्ट पार्ट जो नेफ्रॉन का आता है वो आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है जहाँ से आपका जो लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। वो किस तरह हो रही होती है कि जो भी सोडियम होता है वो एक्सचेंज होता है पोटेशियम से। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, ठीक है। यहाँ पे MCQs में क्या है कि यहाँ पे कौन सा पंप है या ट्रांसपोर्टर है, तो यहाँ पे पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम से एक्सचेंज होता है, पोटेशियम यूरिन में आ जाता है, सोडियम बाहर आपका ब्लड में चला जाता है, मीन्स कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हो रही है। प्लस यहाँ पे ADH हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है। और जो एल्डोस्टेरोन है ये भी यहाँ पे बनता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। तो ये सारे वो मैकेनिज़म्स हैं जो नॉर्मली हो रहे हैं। डायूरेटिक्स में हमने इन मैकेनिज़म्स को नहीं होने देना ताकि हमारा जो सोडियम है और वाटर है बॉडी से बाहर निकले। ये जो मैकेनिज़म्स हैं ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर आते हैं उसे। लेकिन हमारे पास पहले ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट फेल है और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें हमें डायूरेटिक्स देने हैं, तो डायूरेटिक्स जो हैं वो आपका सॉल्ट और वाटर है बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। तो इन मैकेनिज़म्स, जो ये नॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं, इनको ही हम रिवर्स करेंगे या इनको हम यूज़ करेंगे हमारे डायूरेटिक्स एज अ मैकेनिज़्म के अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह ये फ्लो चार्ट में है कि जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाइकार्बोनेट्स की, ठीक है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हमने रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है इसकी, तो ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये इनहिबिट कर देगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर आपके पास जो थायाजाइड्स हैं वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिस्टल में एक जौन सा ट्रांसपोर्टर है ये उसको ब्लॉक करेंगे जिससे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और Cl जो है वो नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी।
जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये 2Cl वाले ट्रांसपोर्टर को देखें आप, सोडियम पोटेशियम 2Cl, इसको इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे ना सोडियम की पोटेशियम की जो Cl है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उस पे आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स काम करते हैं, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन, अमिलोरॉयड, ट्राईएम्पटेरिन है। तो ये इनकी लोकेशन के लिहाज से कहाँ पे कौन सा डायूरेटिक जो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और हम नीचे अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं वन बाय वन। जो नॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि हम उसी, क्योंकि वहीं से हमारे जो ड्रग है उसके मैकेनिज़्म बनेंगे। अब थायाजाइड्स का मैकेनिज़्म क्या है? थायाजाइड्स कहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के रीजन के अंदर। मींस के जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपके जो थायाजाइड्स हैं वो अपना एक्शन किस रीजन में परफॉर्म कर रहे हैं कि आपका असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रीजन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इनिशियल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो रीजन 2 के रीजन के मिक्सअप जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करते क्या है कि इनहिबिशन करते हैं। इस रीजन में ट्रांसपोर्टर कौन सा, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि इस रीजन में जो ट्रांसपोर्टर है वो है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये इसको इनहिबिट करेंगे, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इनके एक्शंस क्या आएंगे कि सोडियम और Cl की एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। तो सोडियम और क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। और लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है, लॉस ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम को भी लॉस करवाते हैं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे, तो ये एक इनका एक्शन है। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है, जो कैल्शियम यहाँ पे जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट कर रहा था, वो जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करता है, बट ये क्या करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन को इस रीजन के अंदर जहाँ पे थायाजाइड्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कैल्शियम की एक्सक्रीशन को ये कम करता है, यूरिन में कम जाने देता है, बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो जो थायाजाइड्स होते हैं वो कैल्शियम का कंटेंट यूरिन में कम करते हैं, डिक्रीज द कंटेंट ऑफ यूरिन, जो आपकी कैल्शियम कंटेंट है यूरिन के अंदर कम करते हैं उसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर। तो ये भी इनका एक एक्शन है। अब लॉस ऑफ पोटेशियम का एक्शन किस तरह इनका आ रहा है, ठीक है। जब ये सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको रोकते हैं, तो सोडियम यूरिन में ज़्यादा हो गया, जो आपकी नेफ्रॉन है उसमें जो पार्ट्स हैं उसका जो ल्यूमन है उसमें ज़्यादा हो गया सोडियम, ठीक है। जब सोडियम ज़्यादा होगा तो ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे जो आपका पोटेशियम है उसके साथ एक्सचेंज होगा, पोटेशियम फिर यूरिन में आएगा। तो इन्होंने सोडियम को जितना ज़्यादा यूरिन में रखा और उसमें से कुछ ना कुछ सोडियम पोटेशियम से एक्सचेंज तो होना ही है, तो नॉर्मल हालात में जो सोडियम होना था उससे ज़्यादा इन्होंने यूरिन में रखा थायाजाइड्स ने, तो जो नॉर्मल एक्सचेंज होना था उससे ज़्यादा ही एक्सचेंज हुआ, जिससे पोटेशियम कभी इनडायरेक्टली लॉस होगा। तो ये भी इनका एक एक्शन है जो हमें नहीं चाहिए होता है, मतलब कि एडवर्स में भी जाएगा ये। तो हमें तो मेन चाहिए कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और Cl को ज़्यादा किया जाए, और पोटेशियम जाता है तो ठीक है, बट इतना ना चला जाए कि हमें हाइपोकैलीमिया हो जाए, हमारे ब्लड में रहे ही ना, तो वो इसका एडवर्स इफेक्ट भी बनेगा। वो हम आगे पढ़ते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स इसके कौन कौन से हैं। ये तो एक्शंस हैं। अब इन एक्शंस की बेस के ऊपर हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, जो भी एक्शंस हैं वो हम कहीं ना कहीं उनको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है, ठीक है, कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो ये डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है, उसकी एक्सक्रीशन कम करते हैं, तो ये हमारे लिए वहाँ पे फ़ायदेमंद हो जाएंगे। तो ये अब इसका एक और एक्शन है रिड्यूस्ड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसका जो मैकेनिज़्म है, जो वैसोडायलेशन किस तरह करवाता है वो अननोन है। और दूसरा ये है कि जब आप डायूरेसिस करवाते हो आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका
ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक इनका एक्शन है। तो यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं तो हम इसको हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और हम इन्हें हाइपर कैल्सीयूरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर कैल्शियम यूरिन में हमारा ज़्यादा जा रहा है तो हम, क्योंकि ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, तो हम उसका वो वाला जो एक्शन है वो भी यहाँ पे एज अ यूज़ बन जाएगा कि हाइपर कैल्सीयूरिया, जब आपके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है तो ये वहाँ पे यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंसिपिडस में क्या होता है, का वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम ही होते हैं, लेकिन ये जो डायबिटीज़ की टाइप है इसमें वाटर आपका बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है। तो जो थायाजाइड्स की एक एबिलिटी है कि ये हाइपर ऑस्मोलर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मींस के सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर थोड़ा कम होता है, सॉल्ट की निस्बत वाटर आपका कम होगा, सॉल्ट ज़्यादा होगा, ये इनकी एबिलिटी है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है, तो हम इसको थायाजाइड्स को डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज़ कर सकते हैं। और हार्ट फेलियर में हम इन्हें यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं वो चॉइस है। ठीक है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है, डायरेटिक्स ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर के अंदर। हार्ट फेलियर के अंदर किसी बंदे को अगर आपने डायरेटिक्स देने हैं तो हम थायाजाइड्स की जगह थायाजाइड्स दे सकते हैं, लेकिन लूप डायरेटिक्स की जो प्रोफाइल है, जो फार्माकोलॉजी है फॉर द यूज़ ऑफ हार्ट फेलियर, वो हार्ट फेलियर को क्योर करने के अंदर लूप डायरेटिक्स ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। तो ये हमारी डायरेटिक्स ऑफ चॉइस होगी हार्ट फेलियर में, लेकिन इसका यूज़ तो थायाजाइड भी यूज़ करवा सकते हैं, इसलिए उसके यूज़ में लिखा हुआ है, लेकिन जो चॉइस करनी चाहिए वो लूप डायरेटिक्स ही करनी चाहिए फॉर द हार्ट फेलियर। देन इनके फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, एडवर्स फैक्ट्स हैं। एडवर्स फैक्ट्स में अब आप देखें कि जो लॉस ऑफ पोटेशियम था वो हमारा यहाँ पे एक एडवर्स फैक्ट बन चुका है कि पोटेशियम की डिप्लीशन हो जाएगी। सोडियम को क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट करता है, तो अगर ज़्यादा डोज दे दी, ज़्यादा सोडियम निकल गया आपके यूरिन से, तो ब्लड में कम रह जाएगा, तो ब्लड में आपका हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, मीन्स कि ब्लड में इतना ही कम हो गया कि फिर सोडियम रहा नहीं ब्लड में, जिससे हाइपोनेट्रीमिया होगा, और हाइपोनेट्रीमिया में और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर हाइपर यूरिसीमिया कि ये यूरिक एसिड को जो है ब्लड में ज़्यादा करते हैं, तो यूरिक एसिड सीरम में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर होता है, जहाँ से यूरिक एसिड ने यूरिन में जाना होता है, यूरिक एसिड ने जहाँ से यूरिन में जाना होता है, ये उस जगह पे भी और उस ट्रांसपोर्टर को भी ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम के साथ भी इंटरफेरेंस करते हैं, जिससे यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं होता, ब्लड में ज़्यादा होता है। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट इसका आ सकता है कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाए, ब्लड में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए। बाकी वॉल्यूम डिप्लीशन है, हमें तो चाहिए ये, अगर हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हैं तो हमें वॉल्यूम को डिप्लीट करना है, वॉल्यूम को कम करना है, लेकिन हद से ज़्यादा करेंगे तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट बनेगा, उसमें मसले आएंगे। तो वॉल्यूम डिप्लीशन भी उसका जो उसका काम था वही अगर एग्जैजरेट कर जाए तो वो उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बन जाते हैं। तो वॉल्यूम डिप्लीशन, हाइपर कैल्सीमिया, ये इसका काम था, एक्शन था कि कैल्शियम को रखती है ब्लड के अंदर, यूरिन में जाने नहीं देती। तो ऊपर हमने यही इसका यूज़ भी बताया, लेकिन यहाँ पे वही इफ़ेक्ट इसका एडवर्स भी बन जाएगा अगर इसने कैल्शियम को बहुत ज़्यादा इसने कर दिया ब्लड के अंदर, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया, जो ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में ये होता है कि आपका जो रिलीज़ ऑफ इंसुलिन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट पे आपके लूप डायूरेटिक्स आते हैं, जिनका दूसरा नाम है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, जो असेंडिंग लिम्ब होता है वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है? सोडियम पोटेशियम 2Cl। तो जब इसको ये ब्लॉक करेंगे तो सोडियम पोटेशियम 2Cl, इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो एक्शंस में क्या है कि लूप डायूरेटिक्स सोडियम की जो इनकी रीअब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम की एक्सक्रीशन को एनहांस करते हैं। एक्शंस क्या होंगे
कि जो सोडियम है उसकी एक्सक्रीशन एनहांस होगी, क्लोराइड की एक्सक्रीशन एनहांस होगी, जो आपका पोटेशियम है उसकी एक्सक्रीशन एनहांस होगी, ठीक है। और जो आपका जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम को भी ज़्यादा करते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है। थायराइड्स तो जो थे ना वो कैल्शियम को बचाते थे यूरिन से, वो आपकी बॉडी में भेजते थे, लेकिन ये जो लूप डाययूरेटिक्स हैं ये कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा करते हैं यूरिन के अंदर। तो जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन है वो भी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ लूप डाययूरेटिक्स। इनके यूजेस क्या हो सकते हैं? पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। एडिमा में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एडिमा मीन्स कि जब आपका फ्लूइड बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डायूरेसिस करवाएंगे, बॉडी में जो फ्लूइड है, वॉल्यूम है, वाटर है, वो कम हो जाएगा, तो एडिमा के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और पल्मोनरी एडिमा के अंदर जब आपके लंग्स में आ जाए वो सारा फ्लूइड। और हार्ट फेलियर के अंदर ये हमारी चॉइस है, मींस कि हमारी हार्ट फेलियर में डायूरेटिक है ऑफ चॉइस, जिनको हम प्रमोट करते हैं कि अगर हार्ट फेलियर है उसमें अगर डायूरेटिक देना है तो वो लूप डायूरेटिक्स हो, तो हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं इन्हें। और फिर हम ट्रीट कर सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ये कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करता है। तो अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है तो फिर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए। और क्योंकि ये पोटेशियम को भी बाहर भेजता है, एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन के ज़रिए, तो अगर बॉडी में हाइपरकैलीमिया है, मींस के बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेज़ हैं। देन फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, एडवर्स फैक्ट्स हैं, जिसमें ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो एक इसका मेन ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो एडवर्स फैक्ट, और इसका एक एमसीक्यू है कि कौन से डायरेटिक्स हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। देन हाइपर यूरिसीमिया वाले कौन से डायरेटिक्स हैं, वो भी एक एमसीक्यूज बनता है। हाइपर यूरिसीमिया के अंदर भी फिरोशिमाइड आता है कि ये भी यूरिक एसिड को ब्लड में ज़्यादा करता है, थायराइड भी ज़्यादा करते हैं। और हाइपोवोलीमिया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है, तो हाइपोवोलीमिया भी हो सकता है। पोटेशियम भी क्योंकि ये एक्सक्रीट करते हैं, पोटेशियम डिप्लीशन हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट में जा सकता है। हाइपोमैग्नीशियमिया मींस के मैग्नीशियम भी कम हो सकती है। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स थे इसके। देन नेक्स्ट पे हमारे पास है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग नाम से ज़ाहिर ये है कि पोटेशियम को बचा लेते हैं ये, ठीक है। हमने जो ऊपर पढ़े हैं दोनों में पोटेशियम जो है वो बेचारा जो है वो लॉस होता है, उसका हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रही है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स होते हैं ये पोटेशियम को बचा लेते हैं। बाकी काम तो सोडियम तो जाएगा ही जाएगा, वाटर भी जाएगा, लेकिन पोटेशियम को बचा लेते हैं ये। तो इसमें दो तरह से क्लासेस बनती हैं मैकेनिज़म्स के लिहाज से। एक वो जो एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करते हैं, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन आते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना। तो जब ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देंगे, एंटागोनाइज करेंगे, उसके एक्शन को ख़त्म करेंगे, तो आपका जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है एक स्टेरॉयड होता है जो एंटागोनाइज करता है एल्डोस्टेरोन, ये इसका मैकेनिज़्म है। रिसेप्टर साइट्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसको एंटागोनाइज करता है और रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मेनली कि जो आपका एल्डोस्टेरोन का जो काम होना था वो नहीं हो पाता, और जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है उसको रोका जाता है। सोडियम को एक्सक्रीशन की बढ़ाया जाता है, जो उसकी एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाया जाता है, और जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम की उसको कम किया जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन करवानी थी एल्डोस्टेरोन ने, उसको इसने ब्लॉक कर दिया, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर दिया, एल्डोस्टेरोन का काम नहीं बनेगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, तो सोडियम की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगी, और जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम की वो कम हो जाएगी। ये सोडियम और पोटेशियम का जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम था उसका जो एटीपेज पम्प था उसकी सिंथेसिस करवाता था ना एल्डोस्टेरोन, और उसके ज़रिए से सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो करवाता था। तो जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो जो सोडियम पोटेशियम के जो पंप हैं, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, वो ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं होगा, उसका जो ज़्यादा काम है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि सोडियम
एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, प्लस जो सोडियम है वो एक्सचेंज नहीं हो सकेगा पोटेशियम के साथ। ठीक है, हम इनको यूज़ क्यों कर रहे थे कि पोटेशियम को बचा लिया जाए। सोडियम को बेशक बाहर भेज दो, एक्सक्रीट कर दो, लेकिन पोटेशियम को बचा लिया जाए। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनाइज जो करती हैं ड्रग्स, वो क्या करती हैं कि जो एल्डोस्टेरोन का एक्शन था सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करवाने का, किस तरह एक्शन था कि सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर जो होता था, एटीपेस पंप था, उसको ये सिंथेसिस बढ़ाता था। तो सोडियम एक्सचेंज होता था, बॉडी के अंदर जाता था, पोटेशियम बॉडी से बाहर जाता था। लेकिन जब हम एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देंगे तो सोडियम बाहर से बाहर, बॉडी से बाहर, और पोटेशियम अंदर बॉडी के अंदर, क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज साइट्स थी उनकी लैग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, मींस के वो कम हो जाएंगे और आपकी जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। और जो पोटेशियम की सिक्रीशन थी या पोटेशियम की एक्सक्रीशन थी या जो एक्सचेंज था वो भी कम हो जाएगा। तो पोटेशियम बच जाएगी, सोडियम बॉडी से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन किस चीज़ की इंक्रीज़ होती है, सोडियम की, और डिक्रीज़ किस चीज़ की होती है, पोटेशियम की। देन इनके एक्शंस हैं, एक्शंस में आप वही लिखेंगे जो आपने इसके मैकेनिज्म में पढ़ा है। एक्शंस क्या होंगे, सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ेगी, पोटेशियम की जो सिक्रीशन है वो कम होगी, यूरिन के अंदर जो सिक्रीशन है पोटेशियम की वो कम हो जाएगी, सोडियम की जो बॉडी से एक्सक्रीशन है यूरिन के थ्रू आउट वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इनके एक्शंस हैं। और जो इनके यूजेस हैं वो एज अ डायूरेटिक यूज़ कर सकते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मींस कि जब आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उसको एंटागोनाइज करती है। हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एसाइटिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एसाइटिस होता है जब अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं एसाइटिस। जब आपका फ्लूइड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अकोमोलेट कर जाए तो उस समय एसाइटिस कहते हैं। उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्लूइड को बाहर निकालना है बॉडी से, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना, मींस के जो एंड्रोजन्स होते हैं वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनका जो टाइम होता है वो भी ज़्यादा होना ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके यूजेस हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, एडवर्स फैक्ट्स हैं। ठीक है, काइनेटिक्स में ये इनकी काइनेटिक्स हैं, और जो इनके एडवर्स फैक्ट्स हैं, एडवर्स फैक्ट्स में है कि ये क्या क्या कॉज करते हैं। और मेनली क्या होता है कि हाइपरकैलीमिया, बिकॉज अब ये इनका जो एक्शन था पोटेशियम को बचाने का, कि पोटेशियम को बॉडी के अंदर रखते हैं, तो बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा रख देंगे तो हाइपरकैलीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, हाइपरकैलीमिया होगा, नोज़िया, लेथार्जी, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। गायनिकोमेस्टिया होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो फैट होता है वो चेस्ट पे ज़्यादा आ जाता है, तो उसको हम गायनिकोमेस्टिया कह रहे होते हैं। तो ये भी इनका एक एडवर्स फैक्ट्स है कि ये गायनिकोमेस्टिया कर सकते हैं, हाइपरकैलीमिया कर सकते हैं, नोज़िया, लेथार्जी, मेंटल कन्फ्यूजन, डिफरेंट इनके एडवर्स फैक्ट्स भी हैं। देन इसकी ही एक फर्दर क्लास है पोटेशियम स्पेयरिंग के अंदर। मैकेनिज्म के लिहाज से पहले वाले जो थे वो स्पाइरोनोलैक्टोन एंटागोनिस्ट थे। जो ट्राईएम्ट्रीन और एमिलोराइड है ना, ये हमारे ईनैक ट्रांसपोर्टर के इनहिबिटर हैं। तो ईनैक क्या होता है, एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स। ठीक है, तो जो ट्राईएम्ट्रीन है, एमिलोराइड है, ये ब्लॉक करते हैं सोडियम जो चैनल्स, ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं एपिथेलियल के अंदर, उसको ये ब्लॉक करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब सोडियम के जो ये चैनल अगर एक्टिवेट हो तो सोडियम
पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, जिस तरह के ये सोडियम है, ये चैनल है हमारे पास इनैक, और ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर है। यहाँ पे अपना एल्डोस्टेरोन एक्शन परफॉर्म करता है ना, तो एल्डोस्टेरोन को तो ब्लॉक ऊपर वाले कर देंगे स्पाइरोनोलैक्टोन, लेकिन अगर हमने ट्राईएम्पटेरिन यूज़ करनी है तो ट्राईएम्पटेरिन का एक्शन यहाँ पे आएगा। सोडियम जो इनैक होता है, ये सोडियम को यहाँ से इस तक पहुँचाने का काम करता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें। तो इनैक को जब ब्लॉक कर दिया जाएगा विद ट्राईएम्पटेरिन एंड अमिलोराइड, तो इनैक सोडियम को, तो सोडियम जो है वो एक्सचेंज पोटेशियम के साथ नहीं होगी। तो इसमें भी क्या होगा कि पोटेशियम बच जाएगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर रहेगा और सोडियम बॉडी से बाहर ही रहेगी, मींस के यूरिन में रहेगी और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हैं ये डायूरेटिक्स के सोडियम की एक्सक्रीशन करवाएंगे, और वाटर तो फॉलो करेगा सोडियम को। जहाँ पे सोडियम, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा वहाँ पे वाटर, तो ये डायूरेसिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पोटेशियम को बचा लेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग में क्या है कि पोटेशियम को बचा लेंगे। जो हमने लूप डायरेटिक्स पढ़े, थायाजाइड्स पढ़े, उसमें सोडियम भी जा रहा है, वाटर भी बाहर जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है। तो ये थोड़ी एक पोटेशियम स्पेयरिंग जो है वो ये क्या करते हैं कि ये बाकी सारे डायरेसिस का काम करते ही करते हैं, डायरेटिक तो हैं ही, लेकिन पोटेशियम को बचा लेते हैं। और वो किस तरह बचा लेते हैं, वो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑफ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज, कि वो एक्सचेंज नहीं होगा और पोटेशियम जो है वो बच जाएगा। देन नेक्स्ट पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड ये आपकी ड्रग आती है। ठीक है, तो इसमें अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होता है। कि जो रीएब्जॉर्प्शन है बायकार्बोनेट आयंस की, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से होती है, या HCO3 माइनस बायकार्बोनेट आयंस या कार्बोनिक एसिड। तो ये जो इनकी रीएब्जॉर्प्शन है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फंक्शन से होती है। किस तरह होती है कि ये आपका ब्लड है और ये ल्यूमेन है जहाँ पे आपका यूरन है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे यूरन फॉर्मेशन हो रही है, तो ये ल्यूमेन है, ये ब्लड है, और दरमियान में अगर आप देखें सेल्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम कहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको ब्रेक करता है ये H2O प्लस CO2 के अंदर, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ठीक है, और H2O प्लस CO2 जो है वो जाती है सेल के अंदर। वहाँ पे क्योंकि ये जो डायरेक्टली ये पास नहीं कर सकता ल्यूमन से, सेल के अंदर नहीं जा सकता, उसको H2O और CO2 में कन्वर्ट होना लाजमी है। उसके बाद ही उसकी जो H2O और CO2 की रीएब्जॉर्प्शन होगी, देन फर्दर जो है वो काम आपके होंगे। ठीक है, अब जब ये सेल में जाता है H2O और CO2, तो यहाँ पे H2O और CO2 को दोबारा से कंबाइन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और H2CO3 बनता है, जिससे क्या होता है H पॉजिटिव और HCO3 माइनस जो बायकार्बोनेट आयन है वो दोबारा से अलग होते हैं। ये जो है वो ब्लड में चला जाता है, रीएब्जॉर्प्शन होगी, और जो ये H पॉजिटिव है ये दोबारा से यूरिन वाली साइड पे आता है, और यहाँ पे सोडियम के साथ एक्सचेंज होता है, और जो आपकी सोडियम है वो भी इसी तरह ब्लड में जाती है इनडायरेक्टली। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो बायकार्बोनेट आयंस को भी एब्जॉर्ब करवाता है और सोडियम को भी लेके जाता है ब्लड के अंदर। मींस के अगर ये एंजाइम है तो सोडियम भी वापस, और कार्बोनिक जो आपका आयन है कार्बोनेट आयन, वो भी वापस जाएगा।
तो ये प्रोसेस है, और जो H पॉजिटिव यहाँ पे एक्सचेंज होके आया उसका काम फिर अगेन यही होता है कि वो कार्बोनिक एसिड को बनवाता है और फिर कार्बोनिक एसिड H2CO2 में कन्वर्ट होकर फिर वापस, ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अब इसी साइकिल को हम ऊपर फिगर से भी देख लेते हैं। ये आपकी फिगर बनी हुई है, ठीक है। H2CO2 मीन्स कि जो आपका यहाँ पे H2CO3 होता है यूरिन के अंदर, वो कन्वर्ट होता है H2O प्लस CO2 में, जो कि जाती है सेल में, और वहाँ पे अगेन कन्वर्ट होती है H2CO3 में, जिसमें से H पॉजिटिव निकल के यूरिन वाली साइड पे, और आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड में। और ये H पॉजिटिव जो है वो सोडियम को भी ब्लड में भेजती है, और जो H पॉजिटिव है जो यूरिन में आई है वो मिलती है HCO3 माइनस आयंस के साथ और बनाती है H2CO3, और फिर अगेन सारा साइकिल जो है वो चलता है। तो इस तरह करके ये एब्जॉर्प्शन होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का काम है कि बाइकार्बोनेट आयंस और सोडियम को वापस ब्लड में भेजना। अब एसीटाजोलामाइड क्या करती है कि इसको इनहिबिट करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है एसीटाजोलामाइड, जो हमारी ड्रग है, और उससे फिर क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयंस और जो सोडियम है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सचेंज सोडियम के साथ भी, सोडियम भी जो उसकी एक्सचेंज हो रही थी, और जो बाइकार्बोनेट आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर दिया एसीटाजोलामाइड ने। तो ये इसका मैकेनिज़्म है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट हो जाएगा तो ना बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और ना उस लेवल पे जो सोडियम के साथ एक्सचेंज होना था हाइड्रोजन का, और सोडियम ने भी वापस ब्लड में जाना था, तो सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये एसीटाजोलामाइड का काम है, और ये डाययूरेटिक्स है, ठीक है। तो देन इसके यूजेस हैं कि आपका जब ग्लाउकोमा हो जाए, मींस कि आपका फ्लूइड ज़्यादा हो जाए आइज़ के अंदर, जो प्रेशर होता है फ्लूइड का प्रेशर, जिसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, तो उससे हम ग्लाउकोमा भी कहते हैं, मोतिया जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसमें भी हम एसीटाजोलामाइड दे देते हैं कि जो आपका फ्लूइड है वो, उसका जो प्रेशर है, जिस तरह, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा ना यूरिन की फॉर्मेशन से, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा आपका, और उसमें जो आपका फ्लूइड है लेवल है वो भी कम होगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिलीव होगा, जिससे ग्लाउकोमा में थोड़ा आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो है वो एक्वस ह्यूमर की, जो फ्लूइड होता है आई के अंदर, उसको हम एक्वस ह्यूमर कह रहे होते हैं, तो ग्लाउकोमा में ये हेल्प कर सकता है। माउंटेन सिकनेस में यहाँ पे है कि ये माउंटेन सिकनेस में भी यूज़ की जाती है, और इसमें एज अ डायूरेटिक भी यूज़ की जाती है। जो इसका एक और जो यूज़ इसका हम यहाँ पढ़ रहे हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। और इसमें आप वो भी लिख सकते हैं कि हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ की जाती है, बट मेनली हम यहाँ पर डायूरेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम एसीटाजोलामाइड के सारे यूजेस पढ़ेंगे, एज अ डायूरेटिक भी, और एज अ ग्लाउकोमा को रिलीव करने के लिए भी, माउंटेन सिकनेस के अंदर भी, कि जो भी वीकनेस है, ब्रेथलेसनेस है या डिजीनेस, नोजिया वगैरह होता है, उसको प्रिवेंट करती है माउंटेन्स के अंदर। और पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। एडिमा क्योंकि फ्लूइड के साथ रिलेटेड है, फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो फिर आपका लंग्स में अगर फ्लूइड हो जाए ज़्यादा तो उसको हम पल्मोनरी एडिमा कह रहे होते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है, ठीक है। दैन इसकी काइनेटिक्स हैं और एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स थे, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसमें मैनिटोल आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ठीक है। इनका जो मेन काम होता है ना कि इसमें ये वो जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है ना, जिसमें मैनिटोल यूरिया है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि फ़िल्टर होते हैं, किडनी इनको फ़िल्टर करती है और यूरिन वाली जो ल्यूमन होता है नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ पे पहुँचा देती है। मींस कि जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होनी है वहाँ पे
ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है ना, तो जब ब्लड फ़िल्टर करती है ना, तो ये मैनिटोल और यूरिया ये आपकी जहाँ पे यूरिन बनना है वहाँ पे चले जाएंगे, नेफ्रॉन में चले जाएंगे, ठीक है। ये फ़िल्टर होंगे लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, ठीक है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये यूरिन के अंदर क्या करेंगे, फ़िल्टर सब्सटेंसेस जो हैं, ये आपका यूरिन नेफ्रॉन का ल्यूमन है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं उनमें ल्यूमन है, नेफ्रॉन है, उसमें आपकी ये जो मैनिटोल और यूरिया चले गए, ठीक है। अब ये वापस ब्लड में नहीं आ सकते, ये फ़िल्टर होके चले गए यूरिन के अंदर, ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते ना, तो ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे यूरिन में। तो यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है या जो यूरिन की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे सोल्यूट होता है ना, वहाँ पे वाटर खुद ही फॉलो करता है उससे, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सा मैकेनिज़्म है कि ये फ़िल्टर होते हैं और लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, सोल्यूट लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो यूरिन का आउटपुट है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि पानी अब उसको फॉलो करेगा, पानी आएगा, यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और यूरिन का आउटपुट ज़्यादा आएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिजल्ट इन हायर ऑस्मोलैरिटी, जो मैंने आपको बताया कि सोल्यूट लेवल ज़्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, जिससे वो फ्लूइड जो होगा वो वाटर जो है उनको साथ फॉलो करेगा। जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है पहले से ही, वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। जो वाटर यूरिन में या ल्यूमन में था पहले से, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि अब उसका सोल्यूट उसने पूरा करना है। और जो बाहर से फ़िल्टर होकर वाटर आ रहा है वो भी इसमें ज़्यादा आएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी वाटर की, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट लेवल ल्यूमन में ज़्यादा है। तो अब सोल्यूट के साथ साथ ही वाटर ने मूव करना है, वाटर ने वापस नहीं जाना। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर का लेवल यूरिन में ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो डाययूरेटिक इफेक्ट है वो आएगा, और जो आपका वाटर है, यूरिन आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस सिनेरियो को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन ऑस्मोटिक डायूरेसिस। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और वो जो चीज़ है ना, उसके साथ इनका लेना देना इतना नहीं है, ये वाटर के साथ खेलते हैं, ठीक है। मींस कि इन्होंने वाटर को, फ्लूइड को जो है ना आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस जो है, इनके साथ जो सोडियम है ना वो थोड़ा बहुत ही एक्सक्रीटेड होता है, उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन पे जो असर है ना इस ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का वो इतना नहीं है, सिर्फ वाटर की एक्सक्रीशन के ऊपर इनका असर है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी है कि ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल सॉल्ट मे बी एक्सक्रीटेड, क्योंकि ये जो डायूरेटिक्स हैं ये वाटर की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करते हैं, ना कि सोडियम की एक्सक्रीशन को। तो ये उस केस में यूज़फुल नहीं होंगे जहाँ पे हमें सोडियम की जो यूरिन में एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये वहाँ पे यूज़फुल नहीं है। ये सिर्फ आपका जो है वो जहाँ पे वाटर को निकालने की ज़रूरत है वहाँ पे ये ज़्यादा काम करते हैं। और इसके देन आगे यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग काइनेटिक्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर यूज टू मेंटेन यूरिन फ्लो फॉलोइंग एक्यूट टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्यूट रीनल फेलियर। तो जो भी टॉक्सिक अगर आपने कुछ सब्सटेंसेस जो है वो एनगल्फ कर लिए हैं और आपके ब्लड में चले गए हैं, तो उनको भी क्या है कि वो एक्यूट रीनल फेलियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये यूरिन की आउटपुट बढ़ाते हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। आपने ये लिए हो, आपको जो है वो वाटर जो है वो निकलेगा, एक्सक्रीट आउट होगा, यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यूरिन आपको बार बार आ रहा होगा, तो जो भी टॉक्सिसिटी आपने या टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपने एनगल्फ किए होंगे वो भी साथ साथ यूरिन से पास आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है कि यूरिन का जो फ़्लो है ना वो उसको ये मेंटेन करता है, यूरिन आता रहता है आपको बार बार, और जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर आपकी बॉडी ने लिए हुए हैं, कोई एनगल्फ कर लिए हैं, तो वो यूरिन से पास आउट जो है वो होते रहेंगे। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है, मीन्स क्रेनियम में ब्रेन वाला जो आपका पार्ट होता है क्रेनियम, वहाँ पे अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है फ्लूइड का, तो तब भी हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड को बॉडी से निकालते हैं, वाटर को निकालते हैं। तो जहाँ पे भी लिक्विड का काम है,
प्रेशर वहाँ पे बिल्ड हो रहा है अगर आपके क्रेनियम में, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लूइड को, वाटर को बाहर निकाल देंगे बॉडी से, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर भी जो है वो दे सकते हैं। कि टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटीज़ हो जाती हैं कि ड्रग को निकालना है बॉडी से बाहर, तब भी हम जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो यूरिन फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा हो और टॉक्सिक चीज़ें, जो ड्रग टॉक्सिक अगर ले ली है तो वो भी यूरिन से बाहर निकलती जाए। तो ये आपके डायूरेटिक्स हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो रीड आउट करिएगा बुक से, और जो क्वेश्चन हो इंशाल्लाह वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे।